जोहार नमस्कार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ दो सहयोगी भी हैं, देवेंद्र भैया हैं और रंजीत जी भी हैं हमारे साथ। देखिए, पिछले 2 दिनों से झारखंड की राजनीति का एक चेहरा सुर्खियों में है। चेहरा एक सुर्खियों में है, लेकिन उसके साथ साथ कई नाम हैं जो साथ साथ चर्चा में बने हुए हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हम बात किन की कर रहे हैं। जी हाँ, जेएलकेएम की नेत्री रही, तेज तर्रार नेत्री रही निशा भगत। निशा भगत को कल पार्टी ने निकाल फेंका मैंने इसलिए कहा क्योंकि उसके बाद जिस तरह के आरोप लगे हैं, उसके बाद यही शब्द सही बैठते हैं कि कैसे पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया है। 6 साल तक के लिए पार्टी से निकाला गया है उन्हें। क्या बात रही, नहीं बात रही, ये सारा डिस्कशन में आप सुन चुके हैं, खबरों में आप देख भी चुके हैं, उनकी जुबानी भी सुन चुके हैं। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर इनसाइड स्टोरी की बात करते हैं, तो इनसाइड स्टोरी पर हम बात कर लेते हैं। इनसाइड स्टोरी ये है कि निशा भगत तो चर्चा में है, लेकिन निशा भगत के साथ एक और कौन शख्स है जिसकी बात किए बगैर ये चर्चा अधूरी रह जाएगी? तो वो नाम है विराट का। अब विराट का नाम क्यों आया है, ये जानने के लिए आपको पूरा एपिसोड अगर देखना है तो आप देवेंद्र भैया के साथ सुषमा बड़ाइक का इंटरव्यू देख सकते हैं। वो पॉडकास्ट अभी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम विराट की बातें क्यों कर रहे हैं। अब आइए निशा भगत पर वापस आते हैं। निशा भगत ने जो पोस्ट अपने फोन में दिखाया है, जो मैसेजेस दिखाए हैं और जो वो कह भी रही हैं कि विराट ने कैसे पैसे मांगे हैं और किस लिए पैसे मांगे हैं, तो चलिए पूरी कहानी विस्तार से सुन लेते हैं। देवेंद्र भैया, ऐसा नहीं लगता कि विराट की कहानी रजनी रवानी के साथ शुरू होती है और रजनी रवानी के साथ एक बार फिर से निशा भगत और उसके बीच में सुषमा बड़ाइक? तो ये विराट कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी पारी तो डुबाएंगे ही, पूरी पार्टी की भी पारी डुबो देंगे? एक्चुअली है क्या कि हर राजनीतिक पार्टियों के पास एक विराट होता है। ये सही है। आप देख लीजिए, सपा के पास अमर सिंह थे। यहाँ जो झारखंड के सियासत में हमेशा पिंटू और चिंटू का नाम सुनते रहते हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी कोई हो, उसका एक अपना विराट जरूर होता है। जयराम महतो की खासियत है कि उसने जिस शख्स को रखा है उसका नाम ही भी विराट है, और विराट के साथ महतो भी एक खतियानी शख्स है। अब रही बात सुषमा बड़ाइक और निशा भगत का। सुषमा बड़ाइक कल आरोप लगाती है, सुषमा बड़ाइक पहले भी आरोप लगा चुकी हैं, रेप की कोशिश का आरोप है, और उस वक्त सुषमा बड़ाइक के आरोपों को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दिया गया है, और खासकर सुषमा बड़ाइक का जो अतीत रहा है उसके कारण उनके जो दावे थे थोड़े कमजोर पड़ते हैं। इसी को लेकर उनके सुषमा बड़ाइक के बैकग्राउंड को ही आधार बनाकर उन दावों को खारिज करने की कोशिश की गई। हाँ। लेकिन अब आती हैं निशा भगत। निशा भगत भी याद कीजिए वही दावा कर रही कि 10 लाख रुपये मांगेंगे स्कॉर्पियो में। सेम एकदम पेस्ट कॉपी लग रहा है, सेम वही चीज है। तो क्या जयराम महतो के अंदर जो विराट महतो है, जयराम महतो के पार्टी में जो विराट महतो है, उनका दबदबा इतना है? और क्या विराट महतो पार्टी के लिए जो भी रिसोर्स फंड कर रहे हैं या फंड कलेक्ट कर रहे हैं, वो वह सिर्फ पार्टी के खाते में जा रही है या पार्टी को एक्सपेंड करने की तैयारी का हिस्सा, या विराट महतो जो कुछ भी कर रहे हैं वो टाइगर जयराम की आंखों में नहीं आ रहा है? एक बड़ा सवाल है। ठीक है, ये लोग सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि विराट महतो ने 10 लाख मांगा, विराट महतो ने स्कॉर्पियो मांगा। ये सारे स्कॉर्पियो विराट महतो अपने पास तो रख नहीं सकता था, ये तो स्कॉर्पियो के यूज तो पार्टी में ही होगा। 10 लाख रुपये यदि मांग रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पार्टी के लिए ही मांग रहा होगा। जयराम महतो इतना बड़ा संगठन चलाते हैं, 3 चीजों पर उनकी निगाह भी बनी होगी। तो खैर विराट महतो को छोड़ भी दे, तो मेरा जो मानना है कि हर पार्टी के पास एक अपना विराट होता है। टाइगर जयराम की खूबी है कि उसने बेहद कम समय में अपना विराट तैयार कर लिया है। तो इसमें कोई अजूबा नहीं है। अजूबा इसलिए है कि जयराम महतो आए थे 1932 के नारे के साथ, खतियान के नारे के साथ, झारखंडियों की नई उम्मीद बने थे, आशा का नई किरण बने थे, इसलिए थोड़ा अजूबा लगता है। पर राजनीति की तल्ख हकीकत यही है कि इस हमाम में सब नंगे होते हैं। तो देखिए, ये अलग बात है कि बहुत जल्द जयराम महतो को या कहें कि जेएलकेएम को उनका विराट मिल गया, और हर पार्टी को, सच कहा देवेंद्र भैया ने कि हर पार्टी को एक विराट की तो जरूरत होती है। एक विराट तो चाहिए होता है रंजीत जी, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या जो विराट पर पैसे, रिसोर्स
हर पार्टी के लिए रिसोर्स की ज़रूरत होती है। फंड अगर नहीं आएगा तो फिर पार्टी चलेगी कैसे, संगठन कैसे चलेगा। लेकिन विराट के पास सिर्फ आरोप ये नहीं है कि उन्होंने पैसों की बात की हो, विराट पे उनके निजी चीज़ों को लेकर भी आरोप लग रहे हैं। तो इससे पार्टी की छवि को तो नुकसान हो ही रहा है, जयराम की छवि को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा जा रहे हैं और डैमेज कर रहे हैं। देखिए, जयराम महतो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता झारखंड में है अभी, और युवाओं के बीच के तो खासकर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। अब है कि उनको क्या विराट की ज़रूरत है क्या? विराट की उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो हम लोग चुनाव प्रचार के दौरान हम लोग देखते थे कि लोग अपने स्वेच्छा से गाड़ी में तेल भरा के अपने मतलब पब्लिक जो है खुद ही वो पैसा इकट्ठा कर रही है। उनको कोई सोर्स बाहर से जुटाने की ज़रूरत नहीं है। उनको फंडिंग हाँ, फंडिंग नहीं, फंडिंग मतलब एक व्यक्ति जयराम महतो एक साधारण सा व्यक्ति उस समय, लेकिन लोकप्रिय मतलब आर्थिक रूप से साधारण व्यक्ति, लेकिन उसके पास चुनाव लड़ने के लिए कभी पैसे की कमी नहीं पहुंची। पैसा लोगों ने खुद ही जुटाया, चंदा किया, सब कुछ किया कि ये कर लिया। अब है कि अब सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं तो हर लोकप्रिय व्यक्ति का बहुत सारे लोग फायदा उठाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि अरे हम उसके पास रहेंगे तो हमको भी होगा, और जब राजनीतिक दल आ गए तो अब तरह तरह के लोग भी साथ में आएंगे। अब उसको आप देख के किसी को तो फिल्टर आप नहीं कर सकते हैं कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, लेकिन हाँ कि लिखा तो है नहीं। लेकिन एक नई उम्मीद झारखंड के लिए जयराम महतो है। अगर बाकी पार्टियों की तरह या बाकी राजनीतिक दलों की तरह वो भी चलेंगे और कभी कहीं अगर जनता की आकांक्षाओं पे खरे नहीं उतरे तो ये समझ लीजिए कि आने वाली 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी तक जनता किसी भी नेता पर विश्वास नहीं करेगी अगर जयराम महतो उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं। अब ये बात आप करेंगे निशा भगत की बात। निशा भगत की बातों में उतना दम इसलिए नहीं है क्योंकि पार्टी से निष्कासन होने के बाद उन्होंने ये सारे बातें की। अगर सुषमा बराई के वाला जो प्रकरण हुआ था उसी समय अगर वो भी उसका साथ देती और ये बातों को कहती तो एक बात का एक वजन एक अलग बात होती, हाँ हो सकता था। लेकिन चूंकि आपको पार्टी ने निष्कासित कर दिया और आपने कहा कि अब तो ये सब बात है, तो इसलिए उनकी बातों को कोई उतना गंभीरता से नहीं लेगा। और खासकर जो कुर्मी वाला मामला है जिसमें वो विरोध करेंगे, उनकी बातें देखिए। सुषमा बराई की अपनी राजनीति, निशा भगत की अपनी राजनीति है, जो करना है वो अपना जो रास्ता करना है। लेकिन लड़ाकू होना तो अच्छा बात है, हाँ, लेकिन सबसे लड़ जाना भी ठीक बात नहीं कि हर किसी से आप लड़ ही जाइए। हाँ, आपने ईसाई को कहा कि ईसाई जो है वो आदिवासी नहीं है क्योंकि रूढ़िवादी प्रथा को वो नहीं मानता है, तो क्या वो तो जन्म तो आदिवासी लेता है, बाद में वो धर्म को क्रिश्चियन मान गया, तो जन्म के बाद उसने क्रिश्चियन मान लिया, तो आप कह रहे हैं कि वो आदिवासी नहीं है। हाँ, कल परसों जो बयान आया तो बोलते कि आदिवासी तो जन्म लेता है, आदिवासी बनता नहीं, आदिवासी जन्म लेता है। अब इसमें आदिवासी मतलब ये दोनों बातों में विरोधाभास है, ईसाई वाले बातों में और कुर्मी जो एसटी स्टेटस मांग रहे हैं, दोनों में अलग बात है। हाँ, अब कुर्मी देखिए, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मंत्री सत्यानंद भोक्ता थे, जन्म से बोल रहे कि आदिवासी नहीं होता है। सत्यानंद भोक्ता तो एससी कोटा से, जो एससी का रिजर्व सीट है शेड्यूल कास्ट का, उसे विधायक बने और झारखंड सरकार में एससी कोटे से मंत्री थे, और मंत्री बन रहते हुए वो एसटी बन गया। वो क्या तो कैसे नहीं होगा? वो तो हो सकता है ना, अगर कोई मांग कर रहा है तो उसका, अगर कोई संवैधानिक, अगर कोई जाति कुछ अपना डिमांड कर रहा है तो उसको तथ्यों पे उसको तौला जाएगा, उसको दस्तावेज के आधार पे खड़ा किया जाएगा। आप बोले नहीं हम आने नहीं देंगे, हम आने नहीं देंगे, अरे उस तरह नहीं होता है ना। संवैधानिक संस्थाएं हैं, आप और हम डिसाइड करने वाले नहीं होते हैं कि कुर्मी आदिवासी है या नहीं है। TRI है, भारत सरकार का जनजातीय विभाग है, आप स्वतंत्र आयोग बना करके इनकी जांच कर सकते हैं। लेकिन निशा भगत के साथ मुश्किल क्या है, इसको समझिए। आपने ठीक ही इशारा किया, पहले वे कह रही थी कि रूढ़िगत प्रथा, प्रकृति से प्रकृति पूजा, यही आदिवासियत की पहचान है। मुश्किल यहाँ से खड़ी हो गई कि कुर्मी समुदाय ने कहा कि मैं भी प्रकृति पूजक हूँ, मैं भी सरला में जाता हूँ, मैं भी मड़ई में जाता हूँ, मैं भी जोहर थान में जाता हूँ, मेरे पास भी बाइसी प्रथा है, भाई मैं भी आदिवासी हूँ। अब जो सुषमा निशा भगत का जो पहले का नैरेटिव था यही फंस गया, क्योंकि उस सारे नैरेटिव पर तो कुर्मी समुदाय कहा कि मेरा भी दावेदारी ठीक हो गई है। अब जब ये मुश्किल पड़ा तब उन्हें यू टर्न लेते हुए कहना पड़ा कि नहीं,
आदिवासी जो बनाया नहीं जाता है पैदा होते हैं। वो पैदा होता है। आपको याद है निशा भगत के ही कुछ लोगों ने फेसबुक पर टिप्पणी की थी, और खासकर भारत मित्र के संदर्भ में और मुझे निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा था कि कुछ लोग जो है इस बात को प्रोपगेट कर रहे हैं कि नस्ल ही पैमाना होगा। माने ये लोग ऐसे लोग हैं जो भेड़ बकरी की तरह आदिवासी समाज को एक नस्ल बनाना चाहते हैं। अब बताइए कि उनके लिए कितनी दुखद स्थिति होगी जब कुर्मी समुदाय कह रहा है कि भाई मुझे तो चाहिए। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में सुषमा बड़ाई की अगली पॉलिटिक्स क्या होती है। नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रंजीत जी ने कहा कि जब सुषमा बड़ाइक विराट के बारे में कह रही थी कि 10 लाख रुपए की मांग की गई और जो रेप अटेम्प्ट था वो सब वो जब कह रही थी उस वक्त निशा भगत सुषमा बड़ाई के ऑपोजिट थी। वो उन्होंने अगर प्रत्यक्ष तौर से भी कुछ कहा था तो सब उनके अगेंस्ट ही कहा था, वो तब खड़ी नहीं हुई। अब उन्होंने वही सारी बातें तब कही है जब पार्टी ने उन्हें बाहर निकाल फेंका है। जब आप पार्टी से निकल गई और तब आप अगर ये बातें कह रही हैं तो आपकी बातों का वजन ऐसे ही खत्म हो जाता है। आप अगर उस समय खड़ी होती, और इसलिए जब उन्होंने पलटवार किया JLKM की तरफ तो बहुत सारे लोग कमेंट्स में उन्हें ये कह रहे हैं कि अब ये जरूरत क्यों पड़ी, आपको पहले ये कहना चाहिए था। तो उसके जवाब में भी आज सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट डाला है। मैं चाहती हूँ ये स्क्रीन आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पर इस वक्त तस्वीर चल रही है। ये निशा भगत का वो पोस्ट है जिसमें वो ये कह रही हैं कि मैं JLKM का असली चेहरा देखना चाहती थी। अगर मैं पहले हट जाती इस पार्टी से तो फिर मैं ये असली चेहरा नहीं देख पाती। मैं पार्टी में रही ये देखने के लिए ताकि मैं सच उजागर कर पाऊं। और जो लेटर जारी किया गया है, बड़ा मजेदार बात है कि इसमें उन्हें अगर जब हम किसी को लेटर रेफर करते हैं तो उनके नाम से करते हैं, तो आगे अगर वो कुंवारी हैं तो सुश्री लगाते हैं, शादीशुदा हैं तो श्रीमती लगाते हैं। तो इनके नाम से जो लेटर जारी हुआ वो है श्रीमती निशा भगत। तो इस पर भी उन्होंने तंज कसा है कि ऐसा सब है कि मुझे सुश्री से श्रीमती बना दिया है। तो ये तंज कसा है और उन्होंने वो लेटर भी सोशल हैंडल पर पोस्ट किया है। तो अब आप आइए, मेरा ये कहना है कि ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन एक चीज रंजीत जी अब ये है, पहले कांग्रेस फिर JLKM, कांग्रेस आपने छोड़ा, JLKM ने आपको निकाला, अब आपके पास क्या विकल्प? देखिए, अगर वो ये बात कहती है कि मैंने असली चेहरा देखने के लिए मैं वो कर रही थी और इसलिए अगर मैं पार्टी में बनी हुई थी तो आपको अगर इस तरह मैं किसी संगठन में या कोई भी आदमी घुसकर उसको जो स्पाई वाला काम अगर आप कर रहे हैं तो आपको प्रमाण के साथ दिखाना चाहिए। अगर आप वहाँ रह के और कुछ प्रमाण कुछ सबूत अगर इकट्ठा करती है और उसको आप लाते हैं कि हाँ देखिए सब सारा सबूत मैंने जुटाने के लिए मैं वहाँ थी और पब्लिक के बीच में ला रहे। आपको चूंकि पार्टी से मुझे लगता है कि उनको उम्मीद नहीं होगा कि हम करेंगे तो हमको निष्कासन इतना जल्दी हो जाएगा, इतना जल्दी होता भी नहीं है। किसी भी अगर कोई पार्टी विरोधी कोई काम कर भी देता तो पहले लोग नोटिस भेजते हैं, जवाब मांगते हैं, फिर निष्कासित करते हैं। यहाँ तो तुरंत में निष्कासन हो गया तो ये उम्मीद उनको नहीं होगी, लेकिन अब निष्कासन हो गया तो इस तरह की वो बातें बातें कर रही। अब उनके राजनीतिक भविष्य देखिए, चुनाव तो अब बहुत 4-4.5 साल यहाँ बाकी है, तो वही मैंने कहा कि देखिए वोट की राजनीति होती है कि लोगों को जोड़ने की राजनीति। अब हर किसी से आप लड़ लीजिए, जो ईसाई है कि उससे लड़ लीजिए, कुर्मी है उससे लड़ लीजिए, जो जनरल लोग हैं उनको लड़ लीजिए, वो कह तुम किसी को कह दीजिए बाहरी है, हर किसी से लड़ लीजिएगा तो वोट आपको कौन देगा? कोई तो आपके पास अगर राजनीति आप वोट की राजनीति करते हैं, वोट की राजनीति तो लोगों को जोड़ने की राजनीति होती है, जो सबको जोड़ेगा वो वोट की राजनीति है। अब तो कोई भी पार्टी उनको एक्सेप्ट करने से पहले भी 10 बार सोचेगी कि हमको इसको रखना चाहिए, कहीं आगे फिर पार्टी का कुछ गुप्त सूचना तो उन्हें निकालने के लिए आ रही है, इस तरह की बातें हो। खैर उनका अपना निजी है, अपना जो भी करना चाहे। बिल्कुल होगा। पिछले 6-7 महीनों से निशा भगत का थी JLKM में थी, जयराम मातो की पार्टी में थी, पर उसकी जो पूरी पॉलिटिक्स थी वो राइट हैंडेड नजर आ रही थी। वे जनजातीय सुरक्षा मंच के साथ और एक एक्स चीफ मिनिस्टर है उनके करीबी बनती दिख रही थी। आपने अभी देखा होगा कि रघुवर दास का कार्यक्रम हुआ था तो किस तरह निशा भगत शामिल हो रही थी। तो JLKM में रहते हुए भाजपा के साथ अपनी बढ़ती नजदीकियों का तो संकेत दे रही थी और उसी दिशा में वो पॉलिटिक्स करने की शुरुआत। कांग्रेस में थी तब कहाँ ईसाई बस्तर सरना कर रही थी, नहीं कर रही थी। अब लेकिन JLKM में जब वो शामिल हुई तब उन्होंने ये जरूर कहा कि वो इन्हीं मुद्दों पर अपनी पॉलिटिक्स को एक्सप्लोर करना चाहती थी, इसलिए तो वो कांग्रेस छोड़कर JLKM में आई। ये उनका दावा है। पर
रंजीत जी का जो कहना है वो बिल्कुल वाजिब है कि लड़ना तेवर तो जयराम महतो भी दिखलाते हैं ना, तेवर तो जयराम महतो भी दिखलाते हैं, पर जयराम महतो सबके साथ लड़ाई नहीं करते हैं। वे चंपाई सोरेन से भी हाथ मिलाते हैं, बाबूलाल के से भी हाथ मिलाते हैं, और वक्त पड़ने पर सीएम हेमंत की भी प्रशंसा करते हैं। तो पॉलिटिक्स इसी का, सोशल एक्टिविस्ट होना एक अलग चीज है, जुदा चीज है, और पॉलिटिशियन होना एक जुदा चीज है। सुषमा बड़ा निशा भगत की दिक्कत है कि ईसाई समुदाय को तो आपने दुश्मन बना दिया, अब जिस तरह से कुर्मी समुदाय को निशाने पर लिया है तो कुर्मी भी आपके दुश्मन हो गए। आदिवासी समुदाय जो सरना आदिवासी, सरना झंडा आप उखाड़ ले गई, इससे भी सरना धर्मियों में नाराजगी है, तो सरना धर्मी भी आपसे नाराज हो गए, ईसाई समुदाय भी नाराज हो गए, और कुर्मी भी नाराज हो गया। अब इनके हिस्से बचता क्या है, ये निशा भगत को बहुत ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना पड़ेगा। लेकिन एक ऑप्शन मुझे नजर आता है कि शायद ये जो सरना शेरनी थी अब भगवा शेरनी की ओर बढ़ती नजर आ रही है। भगवान वाला चीज से मैं थोड़ा, जो आप कह रहे बीजेपी से करीबी जो है, अगर आप ईसाई और धर्मांतरण को अगर चीज को मुद्दों को उठाते हैं तब तो बीजेपी का लाइन आपका साथ है, लेकिन बीजेपी क्या कुर्मी के अगेंस्ट जा सकती है? वो तो नहीं जा सकती है। तो इसमें तो आप बीजेपी की तरफ भी आप नहीं जा पाएंगे, है ना, बीजेपी की तरफ भी आपके हाँ वहाँ मुश्किलें खड़ी हो जा रही है ये बात। नहीं, और एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि देखिए निशा भगत जिस जगह से आते हैं, गुमला अगर आप देखेंगे तो वहां पर मैक्सिमम ईसाई और बाकी जो बचे वो एसटी। हाँ, वो उन्होंने मतलब जिन मुद्दों से को छेड़ दिया है, जिन मुद्दों पर पंगा ले लिया है, वो मुद्दे उनकी कंस्टिट्यूएंसी के ही हैं। और अब अगर वो चाहेंगी भी कि वहां से वो प्रतिनिधित्व कर ले, या फिर किसी पार्टी ने अगर उन्हें मौका भी दिया, तो कोई भी पार्टी 1000 बार सोचेगी कि वो एक ऐसे चेहरे को क्यों मौका दे। जयराम महतो के पार्टी के साथ रह के 1500 वोट पे सिमट जाते हैं। जयराम महतो ने हाथ खींच दिया, अब तो इस 1500 वोट के भी आपको लाले पड़ेंगे ना। और जहां तक रहा भाजपा की बात, भाजपा की वैकेंसी वहां से फुल है, पहले से ही है। रंजीत जी ने ठीक इशारा किया है कि भाई भाजपा कुर्मी समुदाय को नाराज करके और निशा भगत पर दाव क्यों लगाएगी, और जब भी दाव लगाएगी तो जेएमएम जो है वो इंतजार करेगी, बार बार वो बाइट दिखाएगी कि देखो यही जो है से कुर्मी समुदाय का विरोध किया था, और हेमंत सोरेन दिखाएं कि देखिए जब कुर्मी समुदाय की मांग की जा रही थी तो पहला सिग्नेटरी मैं था। तो देखिए कुल मिलाकर ये है कि सुरंग में एक अंधेरी सुरंग के शिकार बनती नजर आ रही है, जिसका ना कोई और है ना कोई छोर है। बहरहाल निशा भगत के पास क्या ऑप्शंस हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल देवेंद्र भैया ने सही कहा कि कोई ऑप्शन फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हर पार्टी का अपना एजेंडा है, हर पार्टी के लिए अपने मुद्दे हैं, और निशा भगत ने ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ा है जो किसी भी पार्टी के मुझे लगता है आइडियोलॉजी से मैच करता हो या उसके पिच पर वो खेल पाए। रंजीत जी ने ये भी बहुत सही कहा कि देखिए अगर आप सबसे लड़ेंगे ही तो फिर आपका अपना कौन होगा और फिर आपके लिए कौन खड़ा होगा। तो निशा भगत जी ये मतलब ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये उन तमाम डिप्लोमैट्स के लिए हैं जो ये सोचते हैं कि सिर्फ अपनी आवाज ऊंची कर और सबसे झगड़ा मोल लेकर वो अपनी राजनीति चमका लेंगे। तो राजनीति इसी का नाम है कि अगर आप डिप्लोमेटिक नहीं बनेंगे तो आप डिप्लोमैट नहीं बन सकते, और डिप्लोमैट बनने के लिए आपको डिप्लोमेसी आनी चाहिए। और डिप्लोमेसी का सीधा सा फंडा है कि सबके लिए आप अच्छे बने रहिए, सबके सामने मुस्कुराइए और अपना एजेंडा अंदर ही अंदर चलाते रहिए। पार्टी में कोई विराट है, पार्टी में कोई विराट है तो उस पर खामोशी अख्तियार कीजिए, यही राजनीति में सफलता का मंत्र है। तो बाकी आप खुद समझदार हैं, आपके लिए क्या लगता है कि क्या कुछ हो सकता है उनके लिए ऑप्शन। हमारे लिए तो ऑप्शन ये है कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में आइए, जो कहना चाहते हैं, अगर इसमें और कुछ आपको लगता है ऐड ऑन करना चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। बाकी खबर अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, भारत मित्र चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोग हैं यहाँ पर ऐसी खबरों के लिए। नमस्कार, जोहार।